नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, UPSSC PET 2022 के लिए हिस्ट्री की जो लगातार क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत को। और दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है आपके PET के सिलेबस में मेंशन है, तो आज से दिल्ली सल्तनत को पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। दिल्ली सल्तनत से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट वंश हो सकते हैं उनको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के जितने भी इम्पोर्टेंट शासक है उनको हम सबसे पहले यहाँ पे कवर करेंगे। और इसमें जो है गुलाम वंश से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट सबसे पहले उनको हम देखेंगे, फिर बाद में हम गुलाम वंश से जुड़े इम्पोर्टेंट MCQs को भी लास्ट में कवर करेंगे, जिससे यह जो पूरा टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा गुलाम वंश का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड आप याद कर लीजिएगा गुलाम वंश का। गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया था दिल्ली पर, तो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक जो है और शासन रहा गुलाम वंश का दिल्ली पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश को जो है ममलूक वंश भी कहा जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था, तो इसको जो है हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब हम इस वंश के इम्पॉर्टेंट शासकों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो इस वंश का, गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट मैं बताते चलूँगा, इसको कम से कम आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो इसने जो है सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, यह पद पर बैठ गया था, यह जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था, परंतु इसने जो है सुल्तान की उपाधि को ग्रहण नहीं किया, केवल यह मलिक व सिपह सलार की उपाधि ही ग्रहण किया हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसने जो है सुल्तान की उपाधि को ग्रहण नहीं किया था, केवल इसने मलिक व सिपह सलार की उपाधियों को ही ग्रहण किया हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसकी उदारता के कारण इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। काफ़ी उदार व्यक्ति यह था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसकी उदारता के कारण जो है इसको लाख बख्श भी कहा जाता। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए, यहीं से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तथा पोलो खेलते वक्त, पोलो जो है चौगान उस समय जिसको कहा जाता था, और अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण जो है ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ निर्माण कार्य भी इसके द्वारा करवाए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। तो कुतुब मीनार की जो नींव है यह किसके द्वारा रखे गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखे गए थे। किसके नाम पर रखे गए थे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो फेमस संत थे, इन्हीं के नाम पर जो है कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन इस कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा किसने करवाया था? तो इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, इसी ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ समय बाद तूफान के कारण कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो कुतुब मीनार के मरम्मत का जो कार्य है वह फिरोज शाह तुगलक ने बाद में करवाया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको पता होगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो यह जो बख्तियार खिलजी था यह ऐबक का सेना नायक था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो बख्तियार खिलजी था यह ऐबक का सेना नायक था। तो ये कुछ फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए, बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए आराम शाह जो है शासक बनता, लेकिन इसको हटा दिया जाता क्योंकि यह बहुत ही अयोग्य शासक था। तो इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे आराम शाह के बारे में। इसके बाद जो शासक बनता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है आपके एग्जाम के लिए, इल्तुतमिश, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक राज करता है दिल्ली पर। इसके बारे में आपको याद रखना है। इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और ये वाला फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार इसको आप। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। मैंने आपको बताया था ऐबक की राजधानी कहाँ थी?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपकी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इल्तुतमिश के शासनकाल में तराइन की जो है तीसरी लड़ाई होती है 1215 ईस्वी में। इससे पहले तराइन की 2 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पहली लड़ाई 1191 में हुई थी और दूसरी लड़ाई आपकी 1192 में हुई थी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली और दूसरी जो तराइन की लड़ाई थी यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। तो जो तीसरी तराइन की लड़ाई होती है 1215 ईस्वी में होती है इल्तुतमिश और यालदौज के मध्य। इस तराइन के तीसरे युद्ध में यालदौज की हार होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इल्तुतमिश ने जो है तुर्क-ए-चहलगामी यानी कि चालीसा दल नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें उसके विश्वसनीय लोग रहा करते थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इसने एकता व्यवस्था को संगठित रूप दिया। प्रारंभ किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। जो एकता व्यवस्था थी इसको प्रारंभ किया गया था गौरी के द्वारा, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप दिया गया, इसको संगठित किया गया था एकता व्यवस्था को इल्तुतमिश के द्वारा। मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया था। किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और मुद्रा व्यवस्था में इसके द्वारा कुछ सुधार भी किया गया था। तो मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के पश्चात चांदी का टंका चलाया गया था इसके द्वारा, और तांबे के जीतल चलाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। इसके द्वारा जो है दरबार में न्याय का घंटा भी लगाया गया था। चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, तथा इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, यानी कि गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए इल्तुतमिश के बारे में, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट शासिका आपकी बनती है रजिया सुल्तान। कई बार रजिया सुल्तान से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में फैक्ट नहीं आपको याद रखना पड़ेगा। बस यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना उसी को आप कम से कम आप याद कर लीजिएगा। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 के मध्य। तो रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। और तो आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान जिसने शासन की बागडोर को संभाला था। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अबिसिनियाई गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो आपका अबिसिनियाई गुलाम था याकूत, इसको अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया गया इसके द्वारा। इसके बाद रजिया ने जो है तबर हिंद यानी कि भतिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया से विवाह किया था। किससे विवाह हुआ था रजिया का? तो अल्तुनिया से जो है रजिया का विवाह हुआ था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा अक्टूबर 1240 में कैथल में रजिया की डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट बस आपको याद रखनी है रजिया सुल्तान से रिलेटेड। इसके बाद अगला शासक आता है आपका बहराम शाह। काफ़ी महत्वपूर्ण है बहराम शाह, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो बहराम शाह ने शासन किया था 1240 से लेकर 1242 ईस्वी के मध्य। इंपॉर्टेंट है। बहराम शाह के काल में नायब ए मामलिकात का पद पहली बार लाया गया था। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद 1241 में पहली बार दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। आप याद कर लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत पर पहली बार जो मंगोलों का आक्रमण था यह 1241 ईस्वी में हुआ था बहराम शाह के शासन काल में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 1242 में बहराम शाह की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना 1242 से 1246 के मध्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका शासनकाल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा था अलाउद्दीन मसूद शाह का। तो इसने शासन किया था 1242 से लेकर 1246 के मध्य। तो बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि बहराम शाह के बाद शासक कौन बना था, यही आपसे बस पूछा जा सकता है क्रम में। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नासिरुद्दीन महमूद बाद में शासक बनता है आपका 1246 से लेकर 1265 तक जो है यह शासन करता है। तो बलबन की सहायता से नासिरुद्दीन महमूद ने गद्दी प्राप्त की और यह बलबन का दामाद था। आप याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद जो था यह बलबन का दामाद था।
और बलबन नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त हुआ था इसके शासन काल में। तो बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी। ये टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद लास्ट जो शासक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक था गुलाम वंश का, वह था बलबन। इससे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो बलबन कब से कब तक शासक रहा? 1266 से लेके 1286 ईस्वी तक जो है बलबन ने राज किया। तो बलबन के बारे में ये बात कर लेते हैं। बलबन जो है इल्तुतमिश का तुर्की दास था। आप याद रखिएगा, जो बलबन था यह इल्तुतमिश का तुर्की दास था, जिसे उसने ग्वालियर विजय के बाद खरीदा हुआ था इल्तुतमिश ने। आप याद रखिएगा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहाउद्दीन था। आप याद रखिएगा, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था इसका वास्तविक नाम। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। मैंने आपको ऊपर बताया था नसीरुद्दीन महमूद कौन था। तो नसीरुद्दीन महमूद जो है बलबन का दामाद था तथा इसने जो है बलबन को उलूग खान की उपाधि दी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बलबन को जो है बलबन ने जो है तुर्क ए चहलगानी जो शुरू किया गया था किसके द्वारा? मैंने आपको बताया था तुर्क ए चहलगानी यानी कि चालीसा दल जो शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, इसको बाद में समाप्त कर दिया गया बलबन के शासन काल में। इंपॉर्टेंट है। और राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन इसके द्वारा किया गया था। आप इसे याद कर लीजिएगा। राजत्व के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है बलबन के द्वारा किया गया। इसके बाद नियामत ए खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, ये सभी उपाधियां जो हैं ली गई थी बलबन के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट मैंने आपको बताया है। इसके बाद और दरबार में बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पायपोस मतलब कदम चूमना जैसे ईरानी पद्धतियों को भी लागू किया था अपने दरबार में। नवरोज उत्सव को जो है शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नवरोज उत्सव था इसको किसने शुरू किया था अपने दरबार में? तो बलबन ने इसको शुरू किया था अपने दरबार में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद रक्त की शुद्धता पर बल दिया गया बलबन के द्वारा। बलबन ने अपने को ईरान के पौराणिक योद्धा अफरासियाब के वंश से जोड़ा था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो बलबन था इसने अपने को ईरान के पौराणिक योद्धा अफरासियाब के वंश से जोड़ा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बलबन जो था इसने स्वयं बंगाल का अभियान किया जो उसका प्रथम और आखिरी अभियान भी साबित हुआ। इसके बाद बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की थी। इसके बाद फारसी के कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहते थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो जो है बहुत लोगों के दरबार में रहा था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अमीर खुसरो जो था यह बहुत शासकों के दरबार में रहा था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे चल के हम एक करके डिस्कस भी करेंगे कि किसके दरबार में अमीर खुसरो रहा था। तो अमीर खुसरो आपका बलबन के दरबार में भी रहा था। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी आपको देखने को मिलेगा बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी आपको अमीर खुसरो देखने को मिलेगा। तो अमीर खुसरो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि जो बलबन था जो अमीर खुसरो था यह बलबन के दरबार में भी रहा था। तो यहाँ पे हमने जो भी इम्पोर्टेंट शासक बन सकते थे गुलाम वंश के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम गुलाम वंश से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को, इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों को कवर करने जा रहे हैं। जो भी चीज़ें मैंने आपको पीछे पढ़ाई हैं वही चीज़ें आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है किसे माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में। 100% आपसे पूछे जाने का चांस इसका है कि भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है किसे माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है यह माना जाता है मोहम्मद गोरी को। इसके बारे में आपको याद रखना है। मोहम्मद गोरी को जो है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने पीछे आपको बताया है। तो गुलाम वंश का संस्थापक आपको बताना है कि कौन था। और कुतुब मीनार के कार्य को किसके द्वारा पूरा करवाया गया था, आपसे पूछा जा रहा है कुतुब मीनार का जो कार्य है इसको किसके द्वारा पूरा कराया गया था। तो मैंने आपको बताया था कुतुब मीनार की जो नींव थी यह रखवाई गई थी किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके नाम पर रखवाई गई थी, तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी ऐबक के द्वारा। परंतु बाद में कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य है वह पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा करवाया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाद में जब तूफान के कारण कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया तो इसकी मरम्मत का कार्य करवाया गया था किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये फैक्ट सारे याद रखने हैं आपको। और किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, इक्तादारी जो प्रथा है किसके द्वारा चलाई गई थी आपको बताना है। तो इक्तेदारी प्रथा चलवाई गई थी आपकी किसके द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह इल्तुतमिश के द्वारा चलवाई गई थी। आप याद देखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक्तेदारी प्रथा चलवाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ना, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो इसकी उदारता के कारण इस शासक को लाख बख्श कहा जाता था। तो यह शासक आपका कौन था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन आपका जो सी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श कहा जाता था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो रजिया सुल्तान के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो रजिया सुल्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा शासक जो है दास या गुलाम राजवंश से संबंधित नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका संबंधित है पूछा गया है ना, तो इसमें से जो इल्तुतमिश है यह आपका गुलाम वंश का शासक था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इल्तुतमिश राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसमें से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शंस में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, राइट आंसर आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मुबारक शाह खिलजी। यह खिलजी वंश का प्रश्न यहाँ पे आ गया है, तो देख लीजिएगा इसको। मुबारक शाह खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इसको हम आगे वाले सेक्शन में जब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे उसमें भी देख लेंगे। और गुलाम वंश के आरंभिक शासकों को निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है, शासकों का अनुक्रम जो है सही है उसको बताना है आपको। तो आइए देख लेते हैं इसको। सबसे पहला शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो पहला आ जाएगा। फिर आराम शाह बनता है तो चौथा आ जाएगा। फिर आपका बनता है इल्तुतमिश, तीसरा हो जाएगा। इल्तुतमिश के बाद बनती हैं आपकी रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे यहाँ पे कहाँ गया, इस प्रकार से होगा, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा आपका, फिर आराम शाह हो जाएगा, आराम शाह यानी कि 4 हो जाएगा, फिर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर रजिया सुल्तान आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 1 4 2 3, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे ना बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, 1 4 2 3 इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था, मोहम्मद गोरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गोरी आपका संस बनी वंश का था। आप इसे याद कर लीजिएगा, मोहम्मद गोरी जो है आपका संस बनी वंश का था। ऑप्शन आपका जो बी वाला दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद गोरी का अन्य नाम क्या था, तो इसमें से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किस राज्य में किया था, आपसे पूछा जा रहा है। मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण कब किया था।
तो मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था यह 1175 में मुल्तान पर हुआ था। कहाँ पर था? मुल्तान पर, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुल्तान पर। ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी यहाँ पे पूछी जा रही है, क्या थी? तो मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वह लाहौर थी, आप इसे याद कर लीजिएगा। फिर जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो उसने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण इसका आक्रमण माना जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। इसी तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित कर दिया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसी पराजय के बाद ही जो मोहम्मद गोरी था यह मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने में भारत में सफल रहा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब यह वापस जाने लगा, जितने भी एरिया, जितने भी क्षेत्र इसके द्वारा जीते गए थे भारत में, जब यह जाने लगा वापस, तो इसने जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इन भारतीय साम्राज्य का स्वामी बनाकर चला। मतलब जो भी एरिया जीते गए थे ये सभी एरिया जिसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, तो इसे याद कर लीजिएगा। तथा ऐबक आगे चलकर इसी के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना भी की जाती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज का राजा जयचंद्र के मध्य जो है 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ, तो इस युद्ध का क्या नाम था आपसे पूछा जा रहा है। 1194 में जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के मध्य कौन सा इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस युद्ध का क्या नाम था भैया? तो इस युद्ध का नाम था आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध था यह आपका हुआ था 1194 ईस्वी में जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के मध्य, तथा इस युद्ध में जयचंद्र की पराजय होती है। तो चंदावर का युद्ध, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम आपसे पूछा जाया क्या था? बलबन का पूरा नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बलबन का पूरा नाम क्या था भैया? तो बलबन का जो पूरा नाम था यह था गयासुद्दीन बलबन, आप इसे याद कर लीजिएगा। बलबन का जो पूरा नाम था, ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। वहीं इसका वास्तविक नाम पूछ ली तो क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसका जो दामाद था नासिरुद्दीन महमूद, इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में जो है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो मैंने आपको बताया था यह हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ऑप्शन आपका जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा,
तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और जो है जीत किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान की जो है जीत होती है। वहीं सेकेंड युद्ध इसका विपरीत हो जाता है। दूसरा जो युद्ध होता है 1192 में तराइन का, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो है भैया ये किसकी बेटी थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश की। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस जो है विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। यहाँ पे हटा दीजिए आप, यहाँ पे विश्वसनीय होगा। तो किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है छोड़कर चला गया था मोहम्मद गौरी, तथा बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका गुलाम था। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, आपसे पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो यह भी आपका अलाउद्दीन खिलजी वंश का यह प्रश्न इसमें आ गया है, तो इसको आगे वाले सेशन में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर जो है सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर बहुत बार आक्रमण किया था, अलग अलग शासकों के काल में आक्रमण किया था। तो आपको पता होना चाहिए किस शासक के काल में सर्वाधिक बार आक्रमण हुए थे। तो आप याद कर लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी जो है जीत जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो यह आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है ये बॉर्डर तक आ गए थे। मैंने आपको बताया था ना कि बॉर्डर तक किसका पीछा करते हुए, तो एक शासक था ख्वारिज्म का शासक जलालुद्दीन, इसका पीछा करते करते जो है चंगेज खां की जो सेना थी यह बॉर्डर तक आ गई थी दिल्ली सल्तनत की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी किसकी, तो जिले इलाही की जो है उपाधि धारण की गई थी बलबन के द्वारा, जिले इलाही की। और किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति देखने को मिलती है, आपसे पूछा जा रहा है देवी लक्ष्मी की जो आकृति है किस शासक के सिक्कों पर देखने को मिलती है। तो मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे इसके एक तरफ कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, आपसे पूछा जा रहा है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तुर्कों का। आप इसे याद कर लीजिएगा, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह तुर्कों का हाथ है। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, तुर्कों का। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उनको भी हमने कवर कर लिया है। इस तरह से आपका जो टॉपिक था गुलाम वंश का यह यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे खिलजी वंश का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने दिल्ली सल्तनत का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था UPTPSC PET 2022 के लिए, और इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दिल्ली सल्तनत के पार्ट 1 में हमने गुलाम वंश के बारे में बात की थी। तो गुलाम वंश का टॉपिक अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ जाकर आप देख लीजिएगा। जो PET की हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ना, उसमें सब आपको हिस्ट्री के जो भी लेक्चर मैं अटेंड कर रहा हूँ वहाँ पे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो गुलाम वंश वाला पहला वीडियो आप देख लीजिएगा। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पे कौन सा वंश राज करता है, तो वह था आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। खिलजी वंश से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स और पॉइंट आपके PET परीक्षा के लिए ज़रूरी हो सकते हैं उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर बाद में लास्ट में खिलजी वंश से जुड़े इम्पोर्टेंट
MCQs को भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, जिससे पूरी तरह से यह जो टॉपिक आपका खिलजी वंश का है तैयार हो जाएगा। तो यह हमारा दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत पे किन किन वंशों ने कब से कब तक राज किया था, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो गुलाम वंश को मैंने बताया था, गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। फिर इसके बाद शासनकाल आता है खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया, तो 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया दिल्ली पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो खिलजी वंश के बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहला इसका शासक था जलालुद्दीन खिलजी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, तो आप याद रखिएगा। तथा किलो खरी को जो है इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो बस इतनी चीज़ ही आपको याद रखनी है जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड। जलालुद्दीन खिलजी को जो है खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है, तथा इसने जो है किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। तथा इसने जो है 1290 ईस्वी से लेके 1296 ईस्वी तक राज किया दिल्ली सल्तनत पर। तो यह आपके खिलजी वंश का पहला शासक था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। फिर खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट मैं बताते चलूँगा उसको ध्यान से आपको याद कर लेना है, सुनते हुए चलना है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स भी आप इसका बना सकते हैं। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसने कब से कब तक शासन किया आपको पता होना चाहिए। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। तथा इसने अपना राज्याभिषेक जो है बलबन के लाल महल में करवाया था। तथा साथ ही इसने उस समय जो खलीफा था, खलीफा से सुल्तान की पदवी भी ली थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर इसने जो है गुजरात पर आक्रमण किया था 1299 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, गुजरात पर आक्रमण किया गया था 1299 ईस्वी में। और इसी गुजरात विजय के दौरान ही जो मालिक कफूर था इसको खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो मलिक कफूर था जो आगे चलकर प्रसिद्ध सेना नायक बनता है खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का, इसको गुजरात विजय के दौरान ही खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसने अगला आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर। तो उस समय रणथंबोर का शासक था हम्मीर देव। तो हम्मीर देव को जो है पराजित कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा उस समय खिलजी के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने बताया कि जब रणथंबोर पर हमला किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो उस समय रणथंबोर में जौहर प्रथा विद्यमान थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो अमीर खुसरो के द्वारा रणथंबोर में जौहर प्रथा का वर्णन भी किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद 2 वर्ष बाद 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक राणा रतन सिंह को जो है पराजित कर दिया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। रतन सिंह को जो है 1303 ईस्वी में पराजित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तथा यहाँ का शासन जो है खिज्र खां को सौंप कर वापस ला गया था आपका, जो अलाउद्दीन खिलजी था चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित करने के बाद यहाँ का जो शासन था उसने खिज्र खां को सौंप दिया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसका नाम खिजराबाद कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में भी बहुत सारे अभियान किए थे, जिनमें से देवगिरी हो गया, वारंगल हो गया, होयसल हो गया और पांड्य राज्य फेमस थे, जहां पर दक्षिण भारत में भी अभियान किया गया था इन सभी राज्यों में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसमें से जो एक राज्य था दक्षिण भारत का वारंगल, तो वारंगल के जो शासक थे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को जो है मलिक काफूर ने परास्त कर कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया। मैंने आपको बताया था मलिक काफूर जो है आगे चलकर प्रसिद्ध सेना नायक बनता है अलाउद्दीन खिलजी का।
तो इसी मलिक काफूर ने जो है वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया और उनसे जो है कोहिनूर का हीरा ले लिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है द्वितीय सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सर्वाधिक दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। कई बार एग्जाम में यह फैक्ट पूछा गया है। तो दिल्ली पर सर्वाधिक मंगोलों का जो आक्रमण था किस शासक के काल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए जो खिलजी था इसने सीरी में एक किला बनवाया 1304 ईस्वी में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। फिर आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने जो है भूमि की पैमाइश भी करवाई थी तथा भूमि की पैमाइश करवाने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी था। यह फैक्ट आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह भूमि की पैमाइश कराने वाला, भूमि की पैमाइश को उस समय मसाहत कहा जाता था। आप याद रखिएगा उस समय भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। तो भूमि की पैमाइश कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने भू राजस्व यानी कि भू राजस्व जो उस समय होता था, भू राजस्व कुल उत्पादन का इसके द्वारा 50% कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो भू राजस्व था इसको जो है कुल उत्पादन का 50% कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो कुल उत्पादन का 50%। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने मध्यस्थों का अंत कर दिया। जैसे उस समय जो मध्यस्थ हुआ करते थे खूत, मुकदम और चौधरी, ये सभी आपके मध्यस्थ हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो ये जो मध्यस्थ थे खूत, मुकदम और चौधरी, इनका जो है अंत कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और घरी कर और चराई कर भी लगाया गया था। किसके द्वारा? तो घरी कर और चराई कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो लूट का माल हुआ करता था, जो लूट के माल को उस समय खस्म कहा जाता था, तो लूट के माल में राज्य का अंश 4/5 और सैनिकों का अंश जो है 1/5 निर्धारित किया गया था खिलजी के शासनकाल में। इसके बाद सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण नीति लाई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि किस शासक के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति लाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण नीति लाई गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद इस नीति के सफल संचालन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने रियासत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा दीवाने रियासत का प्रमुख बनाया गया मलिक याकूब को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इस विभाग के अधीन यानी कि जो बाजार नियंत्रण नीति से रिलेटेड विभाग था, कौन सा? दीवाने रियासत। तो इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए अधीक्षक यानी कि सहना ए मंडी नियुक्त किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दीवाने रियासत जो विभाग बनाया गया था इसके अधीन प्रत्येक बाजार के लिए एक अधीक्षक नियुक्त किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अधीक्षक को उस समय कहा जाता था सहना ए मंडी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना का गठन किया। तो आप याद कर लीजिएगा, परमानेंट सेना का गठन करने वाला भी यह पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का। इसके बारे में आपको याद रखना है। नगद वेतन, दाग हुलिया प्रणाली लागू करने जैसे कार्य भी जो है किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो डायरेक्टली जो भी कार्य किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सभी मैंने एक ही वीडियो में रख दिए हैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ जितना मैं आपको बताते चल रहा हूँ इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो पीटी की परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताते चलता हूँ उसको कम से कम नोट डाउन कर लिया करिए। अगर आपको नोट डाउन करने का मन नहीं है तो पीडीएफ अगर आप हमारा खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप हमारा खरीद सकते हैं। पीडीएफ मात्र आपको 299 रुपये में, जो भी क्लास में आपको पीटी के लिए पढ़ाऊँगा सभी क्लास की पीडीएफ आपको 299 रुपये में दे दी जाएगी। तो आपको आगे डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा कि कहाँ से आपको ये पीडीएफ परचेज करनी है, आगे आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो ये सभी जो सुधार हैं जैसे सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना रखने का, नगद वेतन और दाग हुलिया प्रणाली, ये सभी लागू किए गए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अलाई दरवाज़ा हो गया, हजार खम्मा महल हो गया, इसका भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही अलाई दरवाज़ा और हजार खम्मा महल
का निर्माण भी कराया गया था। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। इससे तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी प्रत्येक प्रकार के एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि आगे मैं MCQs आपको कराऊंगा, उसमें देखने को भी मिलेंगे प्रश्न जो अलाउद्दीन खिलजी से पूछे गए हैं। अब इसके बाद शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है मुबारक खिलजी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुबारक खिलजी ने शासन किया 1316 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा, 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया। तो इसका ये शासक था मुबारक खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है। इसकी उपलब्धियों का ये देख लेते हैं। तो यह पहला शासक था मुबारक खिलजी जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वयं को, खुद को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक था मुबारक खिलजी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मुबारक खिलजी की हत्या उसके एक मंत्री खुसरो ने कर दी और खुसरो शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर वह आसीन हुआ। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मुबारक खिलजी की जो हत्या है उसके एक मंत्री खुसरो के द्वारा कर दी गई थी और बाद में खुसरो शाह के नाम से वही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना, जो खुसरो शाह था इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी ली थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद खुसरो शाह जो था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। जिसके बारे में आपको याद रखना है, खुसरो शाह जो था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो खुसरो शाह था यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। यह कुछ ही समय के लिए शासक रहता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। फिर इसके बाद जो है आपका तुगलक वंश आ जाता है इसके बाद। तो यह कुछ ही समय के लिए जो है दिल्ली का शासक रहता है खुसरो शाह, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। खिलजी वंश से रिलेटेड जो मैंने आपको बताए हैं आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। तो खिलजी वंश, मेनली खिलजी वंश के शासकों को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला था आपका स्थापना की गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर बीच में एक शासक आता है जिसका जिक्र मैंने नहीं किया था, वह था शिहाबुद्दीन उमर। वह ज़्यादा समय तक शासन नहीं करता, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। फिर उसके बाद शासक बनता है आपका मुबारक खिलजी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मुबारक शाह खिलजी इसका पूरा नाम था। यह 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासक रहता है। बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है खुसरो शाह के द्वारा। तो खुसरो शाह जो था यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। तो इसके बारे में आपको याद है, इसका खिलजी वंश से कोई ताल्लुकात नहीं था खुसरो शाह का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, खुसरो शाह का और खिलजी वंश से कोई ताल्लुकात नहीं था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो मुबारक खिलजी तक ही जो है खिलजी वंश चलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी खिलजी वंश के शासक बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं इस टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट MCQs को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर-ए-सानी की मनोपाधि को धारण किया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि को धारण किया था? तो आप याद कर लीजिएगा, सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर खुद को कहा था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी के द्वारा यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा गया है? तो बर्नी के द्वारा यह कथन कहा गया है किस सुल्तान के संदर्भ में? तो अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में यह कथन किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो बर्नी ने यह कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया?
तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था, परंतु जो उलेमा थे उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका नाम था जफर खान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जफर खान की जो मृत्यु थी यह मंगोलों से लड़ते वक्त हो गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है जफर खान, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, ए वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। और रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह नाम था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत का भी अभियान किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ पर अभियान किया गया था? तो देवगिरी हो गया, वारंगल हो गया, होयसल हो गया। तो इन सभी जगहों पर जो है क्या किया गया था? तो इन सभी जगहों पर अभियान किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो देवगिरी में जब इसने अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। तो रामचंद्र देव, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र देव जो है उस समय देवगिरी का शासक था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में जो खलीसा भूमि थी वह अधिक पैमाने पर विकसित की गई थी, विकसित हुई थी? तो खलीसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर किस सुल्तान के काल में विकसित हुई थी? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके द्वारा जो है भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला दिया गया है ना यहाँ पे, बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बाजार सुधार नीति को लागू किया गया था किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बाजार सुधार जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो पहली बार मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था अगेन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप पेड पीडीएफ हमारा खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, बस सिर्फ मैसेज आप डाल दीजिएगा तो आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा पेड पीडीएफ को खरीदने का। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया था? तो अगेन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था इसके द्वारा घड़ी कर और चराई कर लगाया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, घड़ी कर और चराई कर, यह दोनों कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी का इसमें से कौन सा सेनाध्यक्ष था जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जफर खान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गाजी मलिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए वाला दिया गया ना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गाजी मलिक। और दिल्ली स्थित सीरी का फोर्ट, सीरी का किला, हजार सतून राजमहल जिसको हम हजार खम्मा वाला राजमहल के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा अलाई दरवाज़ा, इन सभी का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये सभी निर्माण कार्य करवाए गए थे। यक अस्पा, एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा, दो घोड़े वाला सैनिक, प्रथा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रथा का आरंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा।
किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? दीवाने रियासत मंत्रालय की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो दीवाने रियासत मंत्रालय की जो स्थापना थी की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, दीवान ए रियासत मंत्रालय की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो अलाउल मुल्क के कहने पर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अलाउल मुल्क के कहने पर। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुर सॉप्स। क्या था? अली गुर सॉप्स, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी गुजरात विजय के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को खरीदा हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो किलो खरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो मैंने आपको बताया था जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया ना बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो अमीर खुसरो इसमें से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया है ना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे खिलजी वंश से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट वंशों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 2 इम्पॉर्टेंट वंश को ख़त्म कर लिया है दिल्ली सल्तनत के। पहला वंश था आपका गुलाम वंश और दूसरा वंश आपका था खिलजी वंश। इन दोनों वंशों से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बन सकती थी हमने पिछले 2 वीडियो में उसको हमने डिस्कस कर लिया है। यह हमारा दिल्ली सल्तनत का तीसरा वीडियो है। आज हम तुगलक वंश के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तुगलक वंश से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट शासक बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद लास्ट में इस तुगलक वंश से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हम सॉल्व करेंगे, जिसके साथ ही यह पूरा आपका जो टॉपिक है तुगलक वंश का समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक जो है तुगलक वंश ने शासन किया था। इससे पहले हमने 2 वंशों को कवर किया था। पहला वंश आपका गुलाम वंश था। गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। इसके बाद खिलजी वंश ने शासन किया 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक, और 1320 ईस्वी से लेके जो है 1412 ईस्वी तक शासन किया गया। किस वंश के शासकों के द्वारा? तो तुगलक वंश के शासकों के द्वारा। तो यहाँ पे हम तुगलक वंश के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो तुगलक वंश की जो स्थापना है तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो गाजी मलिक, आप याद कर लीजिएगा, गाजी मलिक जिसको हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, इसी के द्वारा जो है स्थापना की गई थी तुगलक वंश की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक को हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं और इसी के द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तथा यह जो आपका गियासुद्दीन तुगलक था, इसने कब से कब तक शासन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक जो है
शासन किया था दिल्ली पर, इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए गयासुद्दीन तुगलक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला चीज़ आप याद देखिएगा, यह जो आपका गयासुद्दीन तुगलक था, इसने आदेश दिया था कि भूमि कर जो है, भूमि कर में किसी एक वर्ष में 1/10 या 1/11 तक ही वृद्धि की जा सकती है। इससे ज़्यादा जो है भूमि कर में वृद्धि नहीं की जा सकती। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक का कहना था कि इक्ता यानी कि राजस्व में वृद्धि, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो कर है एक वर्ष में 1/11 से लेकर 1/10% से ज़्यादा कर में वृद्धि नहीं करनी चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया था। किसके द्वारा, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला यह पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, इसके बारे में आप याद रखिएगा। नहरों से सिंचाई को शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद इसके द्वारा जो है डाक व्यवस्था को भी प्रारंभ किया गया था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने जो है डाक व्यवस्था को भी शुरू किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद 1324 ईस्वी में बंगाल विजय के उपलक्ष्य में इसके स्वागत के लिए एक लकड़ी के मकान का निर्माण कराया गया था जौना खां के द्वारा। इसका जो बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था जौना खां, इसने अहमद एयाज नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक लकड़ी का मकान बनवाया था। और किसका स्वागत करने के लिए, तो अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत करने के लिए यह लकड़ी का मकान बनवाया गया था जौना खां के द्वारा, जिसमें इसी लकड़ी के मकान में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो लकड़ी का मकान इसके स्वागत के लिए बनवाया गया था उसी लकड़ी के मकान में दबकर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। इसके बारे में आपको याद रखना है, जौना खां जो है गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद जो जौना खां था, जो इसका बेटा था, वही तुगलक वंश का अगला शासक बनता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगला शासक बनता है इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम जौना खां के नाम से भी जानते हैं। इसने 1325 से लेके और 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जौना खां, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, यह अगला शासक बनता है तुगलक वंश का। आप याद कर लीजिएगा। इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख अमीर एक कोही था। आप याद कर लीजिएगा, जो कृषि विभाग था इसको कहा जाता था दीवाने कोही। तो दीवान एक कोही नाम से एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इस कृषि विभाग का प्रमुख कौन था, तो इस कृषि विभाग का प्रमुख था अमीर ए कोही। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने जो है किसानों की सहायता की तथा ऋण बांटे, जिसे सोनधर या तकावी कहा गया। यानी कि आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने जो है किसानों की मदद की और किसानों को ऋण बांटे। इस ऋण को जो है तकावी कहा गया उसके शासनकाल में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और 1326 से लेके 1327 में उसने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद जो है स्थानांतरित कर दिया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यानी कि 1326 से लेके 1327 ईस्वी के मध्य जो है इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। फिर बाद में पुनः इसकी राजधानी दिल्ली हुई। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने वैश्विक स्तर पर चांदी के सिक्कों की कमी को देखते हुए 1329 से लेके 1330 ईस्वी के मध्य सांकेतिक मुद्रा जारी की। तांबा या कांसे की जो सांकेतिक मुद्रा थी यह जारी की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, लेकिन इसकी नकल को रोकने में वह नाकामयाब रहा, जिस कारण से यह जो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग था यह बुरी तरह से असफल रहता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो सांकेतिक मुद्रा को भी जारी किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित किया था, तो दिल्ली से इसने दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके बाद दौलताबाद जब इसने राजधानी को स्थानांतरित किया तो कुछ ही समय के लिए राजधानी इसकी दौलताबाद थी,
फिर बाद में पुनः दिल्ली राजधानी इसकी हो गई थी। तो ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस पर। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो है होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। इंपॉर्टेंट है, होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। जैन संत जीन प्रभा, एक जैन संत थे, जैन महात्मा थे जिनका नाम था जीन प्रभा सूरी, इससे जो है एकदम घनिष्ठ संबंध था मोहम्मद बिन तुगलक का। तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन संत जम्बू जी को भूमि अनुदान भी प्रदान किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहां पनाह नगर की स्थापना भी की थी। 1351 में ठट्टा सिंधु में एक जगह है में एक विद्रोह को दबाने के दौरान बीमारी के कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? और ठट्टा नामक स्थान जो है उस समय सिंध में पड़ता था। एक विद्रोह को वहाँ पर दबाने गया था, उसी के दौरान बीमारी के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला शासक कौन बनता है? बस ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, और जो चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ कम से कम उतना भी आप याद कर लेते हैं तो पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अपने एग्जाम में। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक यात्री भी था जो आपका इसके शासनकाल में आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक मोरक्को का निवासी था जिसका नाम था इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का यह निवासी था जो इसके शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने जो है दिल्ली का काजी भी इसको नियुक्त कर दिया था, और इब्न बतूता का, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो इब्न बतूता था इसको इस मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। तो बहुत बार एग्जाम में इब्न बतूता के बारे में भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मोरक्को देश का निवासी था इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को। बाद में 1342 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब अगला इंपॉर्टेंट शासक कौन था तुगलक वंश का? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के मध्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने राज किया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के मध्य। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। जो फिरोज शाह तुगलक था इसने जो है 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राज्य की नीतियों को शरीयत के अनुसार जो है और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू करवाया गया था। आप याद कर लीजिएगा, जो फिरोज शाह तुगलक था इसने राज्य की नीतियों को शरीयत के नियमों के अनुसार जो है लागू किया। स्त्रियों को संतों की मज़ारों पर जाने से मनाही कर दी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया गया था इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित करवाया गया था इस फिरोज शाह के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था इसने अपने समय में पदों को वंशानुगत बना दिया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सैनिक और असैनिक जो भी पद थे इनको जो है वंशानुगत करवा दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था इसने सिंचाई कर भी लगाया था जिसे हर्क ए सर्ब कहा गया, यानी कि जो सिंचाई पर कर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इस सिंचाई कर को हर्क ए सर्ब कहा गया, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण करवाया था। आप याद कर लीजिएगा, व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर नहरों का जो निर्माण है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद बंगाल अभियान से लौटते वक्त जो है जौनपुर नगर की स्थापना भी करवाई गई थी, और किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसकी याद में जो है जौनपुर नगर बसाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की याद में जो है
और जौनपुर नगर को बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था इसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा जैसे नगरों का भी निर्माण करवाया। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद 1361 ईस्वी में नगरकोट का अभियान कर फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और संस्कृत ग्रंथों को वहां से लाया, जिनमें से एक का फारसी में अनुवाद भी करवाया था, जिसका नाम था दलायल ए फिरोज शाही। यानी कि जो संस्कृत ग्रंथ और ज्वालामुखी मंदिर को लूट कर लाए गए थे उनमें से एक का फारसी में अनुवाद कराया गया था। किस नाम से? तो दयायल ए फिरोज शाही। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, और फिरोज शाह तुगलक ने वृद्धों के पेंशन के लिए दीवान ए यानी कि वृद्ध लोगों को पेंशन के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था दीवान ए इस्तिहाक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दीवान ए इस्तिहाक विभाग की जो स्थापना है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके लिए? तो वृद्ध लोगों के पेंशन के लिए। इसके बाद दासों के लिए जो है एक अलग विभाग बनाया गया था, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। इसके बारे में आपको याद रखना है, दासों के लिए यानी कि अपने दासों के लिए अलग विभाग बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम रखा गया था दीवान ए बंदगान। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद गरीबों को खैरात बांटने के लिए जो है दीवान ए खैरात विभाग भी बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो बहुत सारे विभाग बनाए गए थे और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो इम्पोर्टेंट बन सकते थे, केवल मैंने उन्हीं को यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना भी की थी। तो रोजगार ब्यूरो की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है? इसके बाद बहुत ही छोटे छोटे समय के लिए कुछ शासक बनते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। केवल बीच में एक शासक आता है जो लास्ट समय में आता है, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। तो जो नासिरुद्दीन महमूद था और इसी के समय जो है 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो आप याद कर लीजिएगा, जो शासक था, आखिरी शासक था आपके तुगलक वंश का, इसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद तथा इसी के शासनकाल में ही जो है आपका तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। मैंने आपको बताया ना कि जो फिरोज शाह तुगलक था इसके शासनकाल के बाद जो है कुछ छोटे छोटे शासक आए थे, बहुत ही कम समय के लिए उन्होंने राज किया था। उनका योगदान उतना ज़्यादा नहीं रहता है, उनसे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसी कारण से मैंने उनको सम्मिलित नहीं किया है। इसके बाद लास्ट वाला जो शासक था आपका नासिरुद्दीन महमूद, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसी के शासनकाल में ही 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बन सकती थी तुगलक वंश से जुड़ी हुई, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल कम समय में। अब इस टॉपिक से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही यह जो टॉपिक आपका है तुगलक वंश का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो मैंने आपको अभी बताया था गाजी मलिक, जिसको हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष था तथा आगे चलकर तुगलक वंश की स्थापना इसी के द्वारा की जाती है, गाजी मलिक के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गाजी मलिक को हम क्या कहते हैं? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके जो तुगलक वंश के सुल्तान थे इन्होंने सबसे अधिक समय तक राज किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक समय तक राज करने वाले सुल्तान थे तुगलक वंश के। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है यहाँ पे, और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो यह शासक था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था, गणित का भी ज्ञान था और आयुर्विज्ञान का भी ज्ञान था। इसके अलावा अनेक विधाओं का ज्ञाता था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है जो अमीर ए कोही विभाग था यह किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था, आपको बताना है। तो अमीर ए कोही विभाग मैंने आपको बताया है
कि यह शुरू किया गया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यह किस लिए शुरू किया गया था? अमीर ए कोही विभाग आपसे पूछा जा सकता है। तो यह एक कृषि विभाग था। सॉरी, यहाँ पे अमीर ए कोही की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो अमीर ए कोही जो था यह आपका, तो अमीर ए कोही का संबंध आपका हो जाएगा, एक तरह का कृषि से रिलेटेड था या कृषि विभाग से रिलेटेड था। तो इसको जो है शुरू किया गया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला यहाँ पे है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। तो अमीर ए कोही को शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? काफी महत्वपूर्ण है आपको बताना कि दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसके द्वारा एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की गई और एक फसल चक्र की योजना बनाई गई थी। तो इस सुल्तान का क्या नाम था? तो इस सुल्तान का नाम था, और इस सुल्तान का नाम आपका था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो कुछ समय के लिए इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दौलताबाद, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पुनः जो राजधानी इसकी थी वह दिल्ली हो गई थी। तो कुछ समय के लिए इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर देश का यात्री, मूर मतलब यहाँ पे आपका मोरक्को से हो जाएगा। तो मोरक्को कह लीजिए आप इसको, मोरक्को या मूर एक ही है। तो यात्री जो इब्न बतूता था किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था भैया? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया हुआ था। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और कुछ समय बाद इसने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर दिल्ली भी चीन में भेजा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है होली के त्यौहार में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दिल्ली के कुछ सुल्तान के निधन पर इतिहासकारों ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। कहने का मतलब यह है कि किस सुल्तान की मृत्यु पर यह कहा गया था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। यह जो कथन था यह कहा गया था, इतिहासकार जो बदायूनी था उसने कहा था, जो इतिहासकार था बदायूनी, तो बदायूनी के तरह यह कथन कहा गया था। तो किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन है? तो यह कथन आपका कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में यह कथन कहा गया था। जो बदायूनी इतिहासकार थे बदायूनी, इन्होंने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो यह कथन आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कहा गया था। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? आपसे पूछा जा रहा है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक वाला है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना भी की थी। तो दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो अगेन फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था।
तो नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इस सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तथा सिंचाई कर की शुरुआत भी जो है की गई थी किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। सिंचाई कर को किस नाम से जाना जाता था? तो मैंने आपको बताया था जो सिंचाई कर था इसको भी जो है शुरू कर दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो सिंचाई कर का नाम था हक ए सर्व। आप याद कर लीजिएगा, सिंचाई कर को क्या नाम दिया गया था उस समय तुगलक वंश के समय में? तो हक ए सर्व जो है सिंचाई कर को नाम दिया गया था, और इसकी भी जो शुरुआत है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मैंने आपको अभी बताया है फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसके द्वारा सिंचाई कर लगाया गया था, और सिंचाई कर को क्या कहा जाता? तो हक ए सर्व कहा जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक का राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया था, लगाया था। और निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय जो है किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी वाला दिया गया यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? कौन सा सुल्तान लाया था? तो आप याद कर लीजिएगा, अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था आपका फिरोज शाह तुगलक। आप याद कर लीजिएगा, जो फिरोज शाह तुगलक था इसने एक अशोक स्तंभ टोपरा से और एक अशोक स्तंभ मेरठ से जो है दिल्ली लाया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर होगी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद 2 प्रश्न आपके छूट गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे तो है अभी प्रश्न, देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा क्या था? यह एक प्रकार का खैराती अस्पताल था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक प्रकार का खैराती अस्पताल था, दार उल सफ़ा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है, तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नासिरुद्दीन महमूद जो था यह अंतिम शासक था आपका तुगलक वंश का। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही जो तैमूर लंग था उसका आक्रमण हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में जो है आपका जो तैमूर लंग था उसका आक्रमण हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने अभी आपको बताए हैं आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से आपका जो आज का टॉपिक है तुगलक वंश का समाप्त हो गया है। अब अगला जो आपका वंश है वह बचता है लोधी वंश, और आपका एक वंश और बचता है सैयद वंश। उनसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो छोटे से वीडियो में दोनों वंश आपका समाप्त हो जाएगा कल। लोधी वंश को कल हम देख लेंगे, और उसके बाद जो सैयद वंश था उनको हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो तुगलक वंश का टॉपिक था यह समाप्त हो गया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।